नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी को फोर्थ शिफ्ट का भी एसएससी जीडी का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 23 जनवरी फोर्थ शिफ्ट में पूछेंगे जो 20 जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, साथ में साथ हिंदी के भी कुछ प्रश्न देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो पहला प्रश्न आपको पूछा गया था या पता चला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों आपको बता दें, अधिकतर जो कांग्रेस के नाम से प्रख्यात है, भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है और कांग्रेस की जो स्थापना है ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 1885 हो जाएगा। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य हैं। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी और दिनेश स्वाचा भी शामिल थे। ठीक है, तो ये आपका 1850 में आपका स्थापना हुआ था। लेकिन जो प्रथम अधिवेशन है दोस्तों आपका कहाँ हुआ था? तो मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हुआ था। इसके अलावा जो प्रथम आपके जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था वो किसने किया था? तो व्योम चंद बनर्जी दोस्तों आपका अध्यक्ष प्रथम किए थे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आता है और इसका जो स्थापना हो तो उस समय वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, इतना बातों को आप याद रखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन लेके पूछा गया दोस्तों, भगवान महावीर ने भगवान जो महावीर है मतलब गृह को मतलब अपने घर को किस उम्र में छोड़ा था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शायद। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति करने में महावीर भगवान जी को कितना साल लगा था? तो 12 साल की कठिन तपस्या के बाद भगवान मीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और भगवान जो महावीर है, महावीर ने जैन धर्म के 5 सिद्धांत दिए थे: सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन दिया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि 30 वर्ष की उम्र में आपका महावीर भगवान जी हैं जो कि घर छोड़ दिए थे। तो आपका 30 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 वर्ष की उम्र में घर का त्याग कर दिया था, ज्ञान की खोज में भटकना आरंभ कर दिया था। एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर वो ध्यान लगाया करते थे। ठीक है, तो 30 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश का एक जो ड्रीम महोत्सव है वो पूछा गया था कि आपका कब मनाया जाता है। देखिए, पहले पूछा जाता था कि कौन से राज्य से संबंधित है, लेकिन अब थोड़ा सा डाउन मतलब डिप करके पूछा जाता है कि कहाँ पर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो ड्रीम महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध फसल त्यौहार है। ड्रीम महोत्सव मूल रूप से फसल कटाई का त्यौहार, इतना आपको मालूम है। इसके अलावा बता दिए, त्यौहार मुख्यतः आपका अरुणाचल प्रदेश के कौन से समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो अपातानी समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 से 7 जुलाई के मध्य इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो जुलाई महीना में दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा अगर आपके ऑप्शन में दिया गया होगा तो। ठीक है, इसके अलावा इस त्यौहार में आपातानी समुदाय के लोग देवताओं तामू, हरनियांग, मेती और दानाई की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के कुछ जो प्रमुख त्यौहार है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, नागालैंड में जो आपके जो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, महोत्सव त्यौहार मनाया जाता है और सिकरेनी आपका नागालैंड में मनाया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का जो प्रमुख त्यौहार है आपका लोसर हो जाएगा, एक ड्रीम महोत्सव आपका हो गया, एक सॉन्ग त्यौहार है जो आएगा, एक रेह त्यौहार है। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम के चाप चारकुट था, इसके अलावा मीमकुट है, इसके बाद पावकुट है आपका मिजोरम का, और मेघालय का खासी वांगला रानीकोट त्यौहार आपके मेघालय में मनाया जाता है। और असम में दोस्तों आपका बिहू, माउजली और असम चाय त्यौहार और अम्बुबाची त्यौहार, ये सभी दोस्तों आपके असम में मनाए जाते हैं। तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार थे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पॉइंट पार्ट बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 की जब स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस था तो राष्ट्रीय युवा जो दिवस का कार्यक्रम था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 2022 में जब स्वामी विवेकानंद का 25वें के जन्म दिवस पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ? तो पुडुचेरी में किया गया था। तो पुडुचेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका दिल्ली भी था तो दिल्ली आपका गलत है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को हमेशा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 12 से 16 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका 2022 का पूछा था। इसके अलावा अभी आपका कुछ दिन पहले ही स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस का कार्यक्रम मनाया गया था जो कि 26वां, वो दोस्तों आपका कर्नाटक के हुगली जो शहर है वहाँ मनाया गया था। तो आपका 2023 का कर्नाटक में मनाया गया था। इस बात को आगे आने वाले एग्जामों के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। एक क्वेश्चन है पूछा गया था जो बर्मी भाषा है भारत के कौन से पड़ोसी देश में बोला जाता है? ठीक है, तो बर्मी भाषा दोस्तों आपको बता दें स्वतंत्र देश म्यांमार की राजभाषा है। तो इसका राइट आंसर आपका म्यांमार हो जाएगा। ये मुख्य रूप से ब्रह्म देश ब्रह्मा का संस्कृति नाम में बोली जाती है। म्यांमार की सीमा में सटे भारतीय राज्यों में कौन कौन से आते हैं? तो आपके असम आते हैं, मणिपुर आते हैं, अंडमान आते हैं, निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ लोग इस भाषा का प्रयोग है जो कि करते हैं। तो बर्मी भाषा दोस्तों आपका कहाँ बोला जाता है? तो म्यांमार में बोला जाता है जो कि आपका भारत का पड़ोसी देश भी है। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या शैलियाँ हैं वह 8 प्रकार की हैं। ठीक है, पहला तो आपका कथक हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका कहाँ से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका उत्तर भारत से संबंधित है। इसके अलावा भरतनाट्यम दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसके अलावा कथकली दोस्तों आपका केरल से संबंधित है। मणिपुरी दोस्तों आपका नाम से ही पता चल रहा होगा मणिपुर से संबंधित है। उड़ीसा भी नाम से आपको पता चल रहा होगा उड़ीसा से संबंधित है। इसके अलावा कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा सतरिया जो नृत्य है आपका असम राज्य से संबंधित है। और मोहिनीअट्टम दोस्तों आपका केरल से संबंधित है। तो केरल से दो आपका शास्त्रीय नृत्य, पहला मोहिनीअट्टम और दूसरा कथकली। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्यों में तांडव शिव और लास्ट पार्वती 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो शास्त्रीय भाषा की बात की जाएगी तो भारत में कुल कितने प्रकार के शास्त्रीय भाषा हैं, तो आपके 6 प्रकार के शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, राष्ट्रपति से संबंधित कोई अनुच्छेद पूछा गया था। तो पहले आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति से जो संबंधित अनुच्छेद है वो आपका 52 से लेकर 62 तक है। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद है, लेकिन क्वेश्चन पता चल रहा है, बहुत से लड़के बता रहे थे कि ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से लेकर राष्ट्रपति के महाभियोग तक के बीच का अनुच्छेद कितना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के जो कार्यकाल का अनुच्छेद है आपका 56 है और महाभियोग का जो आपका अनुच्छेद है वो आपका 61 है। तो आपका 56 से 61 इसमें राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो। ठीक है, अनुच्छेद 61 के बारे में जानते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब चलाया जा सकता है जब वो संविधान का उल्लंघन करता है। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया जाएगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग 56, महाभियोग 61 और कार्यकाल 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मौसम में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है। तो आपको ऋतु परिवर्तन का कारण बताएं तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, पृथ्वी का डी घूर्णन अक्ष अपने परिक्रमा पथ से बनने वाले समतल पर लगभग 66.5 अंश का कोण बनाता है, जिसके कारण उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में से कोई गोलार्ध सूर्य की ओर झुक जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो मालूम नहीं है कि आपके ऑप्शन में क्या था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली का नया सचिव है जो किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेश कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो आपका नरेश कुमार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। AGMUT कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी जो आपके नरेश कुमार जी हैं, अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। यह पहले दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर फोकस किया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको बता दें तो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर अपनाया गया था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकीकरण भी था। 1956 की औद्योगिकी नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया था। तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है आपका 1965 से 1961 ईस्वी तक चला था। और इसके अलावा पहली जो पंचवर्षीय योजना है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब से हुआ था, तो 1951 में हुआ था और पहली पंचवर्षीय योजना 1956 तक चला था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों, आपका भगवत सिंह मान से संबंधित कुछ क्वेश्चन था कि भागवत जो सिंह मान है आपका कहाँ से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। तो भगवत सिंह मान के बारे में बताएं तो ये तभी वर्तमान में पंजाब के कौन है, तो CM हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भारतीय राजनीतिज्ञ है जो कि पंजाब के 17 में और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। वो पंजाब के ही संगरूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बना था। इससे पूर्व 16वीं लोकसभा भी क्षेत्र से 2014 के चुनाव में भी चुने गए थे। वो आम आदमी पार्टी के सदस्य। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने मनप्रीत सिंह पार्टी, बादल की पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी से की थी। बाद में मनप्रीत कांग्रेस में शामिल हो गए तथा भगवत मान जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी में आ गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपका गरीब का परिवाची शब्द क्या होता है। तो गरीब का परिवाची शब्द आपका ऑप्शन में निर्धन दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन विद्युत धारा से कोई संबंधित प्रश्न आया था, विद्युत धारा का नियम से संबंधित कोई प्रश्न आया था, तो उसको भी देख लेते हैं। विद्युत धारा का इकाई आपको बता दें तो एम्पियर होता है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहा जाता है।
एम्पीयर की जो परिभाषा होता है, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उसे परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर हो जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, संसद बनने का न्यूनतम उम्र कितना होता है, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र आपसे पूछा गया था, तो ये राइट आंसर आपका 25 हो जाएगा। इसके अलावा संसद आप लोग को मालूम होगा 3 अंग जब जुड़ते हैं तब संसद का निर्माण होता है। पहला तो राष्ट्रपति, दूसरा आपका लोकसभा और तीसरा आपका राज्यसभा। ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के मामले में यही आयु आपका 30 वर्ष हो जाता है। 30 वर्ष से कम होगा तो आप राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति का आपका न्यूनतम उम्र कितना है, तो उसका न्यूनतम उम्र आपका 35 वर्ष है। ठीक है। इसके अलावा बात करें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो पहली बार आपको भारत का नागरिक होना पड़ता है, फिर दूसरे आपका 25 वर्ष से आयु आपका कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवाली आप घोषित नहीं होना चाहिए, तो तभी आप लोकसभा के सदस्य जो कि बन सकते हैं। वर्तमान में कितनी नंबर की लोकसभाएं चल रही हैं, तो आपका 17वीं नंबर की लोकसभा चल रही हैं, जिसके प्रधानमंत्री आपके कौन हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोशिका भित्ति से संबंधित कोई प्रश्न आया था बायोलॉजी से, प्रश्न क्लियर नहीं स्टूडेंट के द्वारा, आप लोग अगर एग्जाम देकर आ रहे हैं तो क्वेश्चन जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योग पूछा गया था, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योग आपको बता दें, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, जिसका योग होता है आपका 100 होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 100 हो जाएगा। इसके अलावा औसत निकालेंगे तो औसत आपका 11.1111 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आपका 11.11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के 4th शिफ्ट में आपके पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा पूरे शिफ्ट का, मतलब आज के पूरे शिफ्ट का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारा SSC GD में अब तक के हुए 25 शिफ्टों, मतलब कि आज का मिला दें तो टोटल आपका 28 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था और उनमें जितने भी GK के प्रश्न पूछे गए थे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका एक न्यूनतम शुल्क रखा गया है जो कि मात्र 20 रुपये है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपको सामने भी दिख रहा होगा। तो जो लोग लेने के लिए इच्छुक हैं आप कृपया संपर्क कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज का आपका सेशन था, जो कि दोस्तों अब समाप्त करते हैं। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों कल के न्यू शिफ्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।